तो मैं बच्चा जैसे आर्टिलरी गन्स तो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, तो ये आपको मूव करनी पड़ी होंगी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, या मतलब आप वहीं आप काफी पहले से वहां पर थे? जी, हम उस जनरल इलाके में आ गए थे। अच्छा। क्योंकि हम उसी इलाके में जाके डिप्लॉय नहीं हो सकते, क्योंकि सरप्राइज मेंटेन करना भी एक बहुत अहम बात थी। जो वो भी वॉच कर रहा है। जी बिल्कुल, कि उनके भी हो सकते थे कि सैटेलाइट इमेजेस से वो वॉच करें, या फिर उनके यूएवी हो सकते हैं कि उड़ रहे हो हमारे जनरल एरिया के में, क्योंकि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास थे। तो हो सकता था कि वो लोग भी हमें ऑब्जर्व कर गए। तो हमारा जो भी मूवमेंट होता था वो हम रात के समय करते थे। तो रात के समय ही हमारी ट्रेनिंग, हमारी प्लानिंग, हमारी प्रिपरेशन, हमारी रिहर्सल पूरा सब रात के समय रहती थी। हमने उस एरिया को जहाँ भी हमें जाके फायर करना था उसे इतना डिटेल्ड स्टडी कर लिया था कि हमें उसे पूरे रास्ते पता थे कि किस रास्ते से हमें जाना है। इस रास्ते में 4 टर्न आएंगे मान लीजिए, तो उस 4 टर्न में आपको कैसे नेविगेट करना है। आपने जैसे आर्टिलरी गन की बात करी, तो आर्टिलरी गन को टो करने के लिए एक अलग से गाड़ी लगती है, तो गाड़ी आगे चलती है, उसके पीछे आर्टिलरी गन चलती है। तो उसके साथ साथ उसका टर्निंग रेडियस, मतलब जब घुमाव करती है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा होता है और ज़्यादा एरिया लेना पड़ता है उसे। लेकिन उस इलाके में रास्ते ऐसे थे कि आपको पूरा ठीक तरह से एनालाइज करके जाना पड़े। तो कुछ रास्ते तक तो सारे बंदे गाड़ी में बैठ के चले, कुछ रास्ते में ऐसा हुआ कि सबको डिस्माउंट होकर चलना पड़ा, और साथ में जो उसके जो गन के नंबर्स 1 थे, जो उसके गन के सीनियर्स थे, वो लोग बिल्कुल गाइड करके जा रहे थे कि इस रास्ते में आपको ये टर्न देना है, यहाँ पर पत्थर ज़्यादा बड़ा है तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा घुमाव करके जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने गन एरिया में बिल्कुल ठीक तरह से पहुँच सकें। तो बिल्कुल हमने एनालाइज ठीक तरह से किया था, रखी ठीक तरह से की थी, और इसका अंजाम आपने देखा भी कि तो आपने जब फायर किया तो पलट के भी तो आया होगा ना उसी वक्त? जी जी, फायर पलट के तो आए। हमें पूरा अंदेशा था कि फायर पलट के ज़रूर आएगा। तो ये भी जब हम अपने प्लानिंग और प्रिपरेशन और रिहर्सल कर रहे थे तो इसमें हमने शामिल किया था। कुछ आर्मी में बोलते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग, कि आपको पता होता है कि आपके दिमाग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा ये चीज़ ठीक नहीं हुआ तो ये चीज़ काम करना पड़ेगा, और अगर दुश्मन का जवाबी हमला पर आएगा तो आप क्या करेंगे। तो हमारा प्लान ये था कि जब हम एक जगह जाके फायर करेंगे तो उसके जैसे ही फायर ख़त्म होगा वैसे ही हम अपना वहाँ उस एरिया से क्लोज करेंगे और एक सेफ लोकेशन में ले जाएंगे अपने सारे गन्स को। तो हमारा प्लान बिल्कुल ठीक तरह से हुआ। हम गए थे उस एरिया में, जाके ठीक तरह से फायर करके आए। जैसे ही हमारा फायर ख़त्म हुआ, जैसे आपने बताया 0105 आवर्स से 0130 आवर्स तक हमारा फायर एक्यूरेटली ख़त्म हो चुका था। तो उस समय हमने अपने सारे गन्स को स्टैंड डाउन किया, वहाँ से एक्सट्रिकेट हुए, और उसके बाद जाके सेफ लोकेशंस हमने ईयरमार्क करके रखे हुए थे अपने गन्स के, पहले से हमने रखी करके रखा हुआ था, प्रिपेयर करके रखा हुआ था। वहाँ जाके अपनी गन्स को हमने रेडी किया, और उसके बाद जाकर हम लोग फिर सारे बंदे और सारे जो बंदे थे वो अपने अपने ओवरहेड प्रोटेक्शन या जहाँ पर जाके सिक्योर हो सकते थे वहाँ जाके स्टेशन हो गए। मैं क्योंकि पहले बात कर रहा था सारे मेहमानों से, तो मुझे ये तो पता था कि रात को हुआ, 1 बजे के बाद हुआ, 22 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे बताइए, करण साहब, आपको बताएं तो अच्छा लगेगा कि ये रात के इतने बज के इतने मिनट पे होगा। आर्मी तो मिनटों और सेकंडों में कैलकुलेट करती है, वो तो हम समझ सकते हैं। निर्देश ये था कि एग्जैक्ट इतने बजे गोला गिर जाना चाहिए, गोला या बम जो भी। सर, जो ये ऑपरेशन था ये खाली आर्मी का ही नहीं, बट आर्मी और एयरफोर्स का जो ये जॉइंट तरीके से प्लान किया गया था, और डायरेक्शन ये थी कि रात 1:05 पर सभी टारगेट एंगेज होने चाहिए। अब आप टारगेट जब कहीं से भी एंगेज करते हैं तो उस टारगेट में आपके गोले को पहुंचने में कुछ समय लगता है। तो हमारी प्लानिंग कुछ उस तरह से थी कि जितने भी टारगेट दुश्मन के उस रात को एंगेज हो रहे हैं उन सब के ऊपर प्रहार एक साथ 1:05 पर गिरे। तो चाहे वो कहीं से भी फायर कर रहा हो, तो हमने उसकी पूरी बैकवर्ड कैलकुलेशन की, तो उतने मिनट से फायर किया, और वहाँ पर फायर सभी टारगेट पर, चाहे वो एयरफोर्स ने फायर किया, चाहे वो किसी आर्टिलरी ने किसी और लोकेशन से फायर किया, चाहे मेरी आर्टिलरी ने फायर किया, तो उन सभी टारगेट्स के ऊपर जो फायर गिरा वो एक साथ पहुंचा, ताकि एनिमी के, दुश्मन के खेमे के अंदर एक कन्फ्यूजन हो, उन्हें समझ ना आए कि ये कहाँ से एक साथ इतने सारे टारगेट पर भारी मात्रा में फायर आ रहा है। क्या बात, कितना कोऑर्डिनेशन लगता है इसमें। जैसे आपने बताया कि भाई मैं फायर कर रहा हूँ तो ये गोला पहुंचने में इतने मिनट या इतने सेकंड लगेंगे, तो मुझे उतना पहले फायर करना है, 1:05 से उतना पहले मेरी तोप चल जानी चाहिए ताकि वो वहां पर गिरे। कमाल की ट्रेनिंग और कमाल का जो है ये कोऑर्डिनेशन है। मेजर जेरी ब्लेज, आपको मैंने बताया था ना अभी शायद, चलिए हाँ, मैं प्रोग्राम से पहले इंट्रोड्यूस जब कर रहा था तब बताया था, सर के हाथ वो हिट हुए और हाथ में उनके एक टाइटेनियम प्लेट जो है वो लगी हुई। तो मैंने पूछा कि
ये जब हुआ तो आपके तो तुरंत, हमें तो लगता है भाई, हमें तो जरा जी चोट लगती है तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास, अब वहाँ तो डॉक्टर था नहीं उनके पास, तो कितने घंटे सर आप, पहले वो पूरा वाक्य बताने से पहले इतना बताइए, कितने घंटे उसी हालत में आप रहे? जैसा कोई भी ऑपरेशन में हम बड़ी पैर में ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेशन के दौरान जब मुझे लगा था रिटेलिएटरी फायर करते हुए, तब हमारे में एक बड़ी सिस्टम में जो होता है बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट जो बोलते हैं, जो मतलब फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं, तो उनका काम था, जैसा बड़ी पैर में जब हम ऑपरेट करते हैं, उन्होंने हमें मुझे फर्स्ट एड दिया है उन्होंने। तो फौज में एक चीज़ हम फॉलो करते हैं जो ऑपरेशन के दौरान जो बोलते हैं SPA, जो राष्ट्रीय राइफल में हम हमारे बटालियन में फॉलो करते हैं, तो स्टिचअप, पैचअप और बैक टू एक्शन, तो यही चला उसी दिन। तो फर्स्ट एड लिया है, और जब तक जो हमारा जो टास्क था, प्राइमरी टास्क, जो जब तक हमने ख़त्म नहीं किया तब तक हमने रुका नहीं। एंड इंजर होने के बाद 12-13 आज तक मैं उधर ही था, कोऑर्डिनेटेड फायर करवा रहा था, और एडिशनल ड्यूटी मैं निभा रहा था मोटर फायर कंट्रोलर का। तो एक्यूरेट पिन टारगेट्स को मैं मोटर फायर भी एनिमी के ऊपर बम्बार्डमेंट हिट होने के बाद, और ऐसी इंजरी की प्लेट डालनी पड़ी, आप 12-13 घंटे वहीं पर थे? यस। कैसे आप सर थोड़ा डिटेल में बताइए, आप बता सकें अगर आप कहाँ थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, आप इंजर कैसे हुए, उसके बाद कैसे आपने सब मैनेज किया? जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय राइफल जो है वो एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। राइट फ्रॉम ऑफिसर्स, JCO साहिबान और अन्य पद सारे इधर राष्ट्रीय राइफल वॉलंटियर करके आते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म के लिए डिप्लॉयड हैं। जैसा आप सभी को पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो हिट जगह था वो है पुंछ ज़िला, जो मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटीज़ हुए थे और 50+ इंजर्ड भी हुए थे। तो बेसिकली मैं पुंछ को बोलना चाहूँगा हार्ट ऑफ ऑप सिंदूर बोल सकते हैं आप, जो मेन सिविलियंस को टारगेट किया था, क्योंकि जो हमारे एडवर्सरी है हमारे पे टारगेट करने में तो डरते ही हैं, तो इन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया। तो ये हमारा मेन जो एक जवान जो राष्ट्रीय राइफल में था, जो मेरे साथ जो मैं कंपनी को जो लीड कर रहा था, उनका मेन मुद्दा ये था कि बदला लें, जो पर्टिकुलरली पहलगाम अटैक का जो था, एंड सेकंड जो पुंछ ज़िले में जो सिविलियंस को टारगेट कर रहे थे। एंड जो आप सभी जानते हो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ से मैं हूँ वो अप्रॉक्स 200 मीटर्स हैं, एंड जो मेरे नियरेस्ट पोस्ट था वो है 500 मीटर्स। तो इसको बोलते हैं हम आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट। मैं आमने सामने आपको देख सकता हूँ। आप एनिमी को देख सकते हैं? यस, बिल्कुल। अच्छा, तो हम एनिमी को देख सकते हैं। तो जब नाइट के दौरान जब हमारे ऊपर जो फर्स्ट शेलिंग हुआ था, ये आप किस रात की बात है सर? ये 7th 7 और 8 की रात, Yes, मतलब जब फर्स्ट नाइट ऑपरेशन हो गया उसकी अगली रात? करेक्ट। ओके। तो जब पहला जो गोला गिरता है तो लिटरली अर्थक्वेक जैसा जमीन हिल जाती है उधर। तो उसके बाद जब हमने काउंटर रिटेलिएशन किया था, हमने जब अपने वेपन्स को एंगेज किया था उनके पिन पॉइंट पोस्टों पे, तब जाके हमने इफेक्टिव फायर डाला। एंड जब एक बंकर टू एक बंकर जो बोलते हैं हम ओवरहेड प्रोटेक्शन, जाते हुए जब हम रॉकेट लॉन्चर फायर करने के लिए गए थे, जब एनिमी मूवमेंट हमें दिखा, कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा, तो तब हमने जब लॉन्च किया था अपना रॉकेट लॉन्चर, तब इन रिटेलिएशन में जब एनिमी ने फायर किया हमारे ऊपर, तो तब जाके मुझे एक RPG का स्प्लिंटर लगा, जिसमें लेफ्ट फोरआर्म एंड राइट थाई इंजर हुआ था मैं। इंजरी के बावजूद तो जो कॉमरेडरी जो होते हैं, मेरे कंपनी के बंदे आ गए थे, साहब अभी हमें इनको एंगेज करना है। तो एज ए टीम एफर्ट हमने फिर वापस अपना एंगेज किया वेपन्स को। एंड जब ओपन सोर्स से हमें पता चला कि कुछ कैजुअलिटीज़ हुए थे उनके ऑन टू एनिमी साइड।